लखनऊ की चिकन कारीगरी भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी एक अलग पहचान रखती है, लेकिन इसके कारीगरी और ये कारीगर लुप्त होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में लखनऊ के जिलाधिकारी ने बैठक की और निर्णय किया कि अब चिकन जरदोजी की कारीगरी को विद्यालय में पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। इसे लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने समाचार प्लस से खास बातचीत की। नए वर्ष के प्रथम आगमन की बात करें तो समाचार प्लस के साथ लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी जुड़ चुके हैं और आपको बताते चले कि जिस तरीके से चिकन की कारीगरी के लिए लखनऊ मशहूर है, कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज एक बड़ी अहम बैठक हुई और बैठक में कहीं ना कहीं निर्णय ये लिया गया कि जिस कारीगरी को आगे बढ़ाने के लिए अब स्कूलों में भी इसके बारे में ज्ञान दिया जाए। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको समाचार प्लस पर बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, जिस तरीके से आज आपने चर्चा की, एक बैठक की, और उसमें किस तरीके से इसको आगे बढ़ावा मिलेगा, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और जो चिकन की कारीगरी है इससे काफ़ी जो मशहूर लखनऊ की है, इसको कैसे बढ़ावा मिलेगा सर? लखनऊ का ओडीओपी है चिकनकारी। यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे आर्टिशंस हों या मैं कहता हूँ कि वो आर्टिस्ट हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उसके ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। हर एक सेगमेंट में बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो ये एक इनफॉर्मल सेक्टर के तौर पर यहाँ पर अभी फंक्शन करता है। लखनऊ में इस इनफॉर्मल सेक्टर के हर एक कंपोनेंट को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वो आईआईएम इंदौर के साथ जिला प्रशासन का एक एमओयू किया गया था। उसके तहत पहली रिपोर्ट उन्होंने अपनी रिसर्च के बेस पर दिया कि कौन कौन से स्टेप्स लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब ये सेकंड रिपोर्ट आई है जो आज डायरेक्टर हिमांशु राय साहब के द्वारा वहाँ से जारी की गई। इसमें मुख्य रूप से हर एक सेगमेंट की जो न्यूनतम जानकारियाँ हैं, जो एक नए व्यक्ति को उस सेगमेंट में अगर जाना है, मान लीजिए कि कोई चिकनकारी का एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहता है, तो उसे क्या मिनिमम रिक्वायर्ड जानकारियां होनी चाहिए जो अदरवाइज उसको एंट्री बैरियर का काम करती हैं, वो चाहते हुए भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो वो इंफॉर्मेशन जो एंट्री बैरियर होती है नॉर्मल आदमी के लिए, उसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके हमने हैंडबुक बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई रॉ मटेरियल डील कर रहा है, कोई इसका आर्टिशन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई इसकी डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो उन लोगों को किस प्रकार से काम शुरू करना है, कहाँ कहाँ क्या सोर्सेज हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, किस प्रकार का रॉ मटेरियल कहाँ होता है, क्या पसंद किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ये सब जो मार्केट रिसर्च की चीज़ें हैं ये वहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए प्रोसेसेस हैं, तो इसमें चूंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है उसका स्केलिंग पॉसिबल नहीं होता है। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई चिकनकारी का सामान कोई लेना चाहता है तो वो दुकान पे जाता है, शॉप पे जाएगा और वहाँ ट्राई करके देखता है कि ये मुझे फिट होता है नहीं होता है। तो जब हम इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसके साइजेस हैं, उसके शेप्स हैं, वो सब जब स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं तो कोई आदमी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे ट्रायल की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी तो इसका स्केल डिफरेंट लेवल पे पहुंच सकता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के समय में अगर हम इस चीज़ को चिकनकारी में यूज़ करते हुए हम इसके स्केल को कई फोल्ड मल्टीप्लाई कर सकें, तो हमारे यहाँ पर आर्टिशंस जो हैं, जो इस उद्योग से, इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत सुविधा होगी, बहुत सहूलियत होगी। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, उनको कौन सी मशीनें किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, दुनिया में कौन सी बेस्ट मशीनें हैं, कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो सस्ते में अवेलेबल हैं, कौन सी सीएनसी मशीनें हैं, कौन सी
कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल मशीनें, उस सब का जिक्र हमारे इन रिपोर्ट्स में किया गया है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर केवल एम्ब्रॉयडरी कर रहा है या कोई व्यक्ति उसकी कलरिंग कर रहा है, तो किस प्रकार की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी कॉस्ट उसमें लगेगी, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको एक आइडिया इस हैंडबुक के माध्यम से मिल जाएगा। तो जब हम इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे दे देंगे तो बहुत सारे नए लोग जो युवा हैं, जो इच्छुक हैं नए व्यापार करने में, व्यवसाय करने में, उनको एक नई रास्ता मिल जाती है और वो उसके आधार पे अपने आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। सर एक सवाल और उठता है कि अगर हम बात करें लखनऊ की कारीगरी की, हम बात करें विदेशों तक इसकी पहचान है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुप्त होते नजर आया कि कहीं ना कहीं दिखना बंद हो गया था, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इससे बढ़ावा मिलेगा और भी बढ़ेगा, लेकिन जो कारीगर हैं उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है? इसमें जैसे कारीगर है, अब एक मोटी बात समझ लीजिए कि अगर कारीगर है उसको बाकी कुछ नहीं पता है, उसको मान लीजिए दिहाड़ी पे 300 रुपये 400 रुपये मिल गए, वो उसी से अपना वास्ता रखता है। लेकिन हम अगर उसको ये बुक उपलब्ध करा के, इसकी ट्रेनिंग करा के कि अगर आप ये कारीगरी जानते हैं तो आप अपने आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, आप अपने आप ये होलसेल डीलर्स हैं इनको बेच सकते हैं, तो आप किसी के अधीन काम करें, वो एक विकल्प है। दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि आप स्वयं उसका स्वरोजगार कर लें, अपने आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें और उसे बेचें। तो ये तकनीकी जानकारी जितनी उसको ज़रूरी है, मान लो कि उसने 2-3 सिलाई मशीन अलग अलग तरीके की अपने पास ले ली, उसको जब पता लग गया कि अरे ये मशीन तो 4,000 रुपये की आती है, ये तो 20,000 रुपये की आती है, इतना तो मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, तो उसने मशीनें 4 लगा ली और उससे वो 4 और लोगों को रख लेगा। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इस समय इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर हम इसे गैदर करके, रिसर्च करके लोगों में बांट दें तो उसके बाद लोग अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सर ये इन्फॉर्मेशन की ताकत है। सर एक आखिरी सवाल है और अहम सवाल है कि शीतलहर और ठंडक लगातार बढ़ रही है, आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, रैन बसेरों पर भी जा रहे हैं, सब तरीके व्यवस्था देख रहे हैं, अलाव की भी कहने की समस्या है, जो आने वाले समय में जो ठंडक बढ़े इससे किस तरीके से लोगों का बचाव होगा? सरकार बहुत ही गंभीर है इस मामले में और नगरीय क्षेत्र में अलाव जलाना और शेल्टर होम्स बनाना, वो टेम्परेरी हों, परमानेंट हों। 25 नगर निगम ने अपने परमानेंट बनाए हुए हैं रैन बसेरे और 40 अभी टेम्परेरी बनाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्हें और बढ़ाया जाएगा इनकी संख्या को। वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, यहाँ लखनऊ में कई लोग बाहर से रोज़गार के सिलसिले में आते हैं, वो यहीं पे अगर रुकने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो उन्हें रुकने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसी को बाहर खुले में सोने की नौबत ना आए, ये सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कंबल उपलब्ध कराना, उनको रैन बसेरों में रखना, जो लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको NGO द्वारा संचालित जो रैन बसेरे हैं उनमें रखा जा रहा है जिससे कि वहाँ खाना वाना की व्यवस्था उनकी हो सके। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें SDMs को जिम्मेदारी दी गई है। रोज़ाना SDMs देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके निगरानी कर रहे हैं अपने राजस्व कर्मियों के माध्यम से, और कहीं पर कोई असुविधा किसी व्यक्ति को ना हो जो सक्षम नहीं है। जो भी व्यक्ति खुद को सस्टेन करने में सक्षम नहीं है, खुद को ठंड से बचाव करने में सक्षम नहीं है, सरकार उसके साथ है, उसका बचाव करने में सक्षम भी है और प्रतिबद्ध भी है। तो हम लोग कोई भी जो व्यक्ति स्वयं सक्षम नहीं है उसके बचाव में, उसके लिए वो सुविधाएं देने में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और ये हमारे SDMs के द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा वो लगातार निगरानी बना के किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समाचार टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर नववर्ष की। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ लखनऊ के जिला अधिकारी सुरपाल गंगवार जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और राजधानी लखनऊ में ठंड और कोहरे को लेकर भी उन्होंने बात की, और वहीं पर जो चिकन की कारीगरी की मुख्यतः उस पर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आए कि आने वाले समय में लखनऊ में जिस तरीके की बेरोजगारी वो कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आएगी।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।